हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। एजी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। यह वीडियो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास सीरीज का तीसरा भाग है। इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य, हिंद यवन राज्य, शक, कुषाण, पल्लव, संगम युग, पुष्यभूति और वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश आदि का इतिहास पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और वनडे एग्जाम्स की तैयारी में आपकी बहुत मदद करेगा, अतः आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। एक और ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट के पहले और 2 वीडियो भी देखें, जिससे आप बेहतर ढंग से इस टॉपिक से कनेक्ट कर सकें। प्लेलिस्ट की लिंक आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और एक बात है कि अगर आपको स्क्रीन में जो लिखा है उसे पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आ रही है तो आप बेफिक्र रहें और केवल सुने और इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखें, क्योंकि इतिहास को पढ़ने का और कंठस्थ करने का एक यही तरीका है कि आप उन कहानियों और घटनाओं को बार बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें। मेरा इतिहास विषय के साथ ठीक ठाक अनुभव है। मैंने इतिहास में मास्टर्स किया हुआ है और ये इस साल 2022 की जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था उसे मैंने क्लियर किया है। तो ये तो बात हुई कि इतिहास को पढ़ना कैसे है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यवन राज्य। तो भारत पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका क्रम क्या है? उनका क्रम है सबसे पहले हिंद यूनानी, हाँ, उसके बाद फिर शक, फिर पहलव और सबसे लास्ट में कुषाण। ठीक है। अब हिंद यूनानी राज्यों का भी इतिहास है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हम बात करते हैं प्रथम आक्रमण की। तो सबसे पहले भारत में आक्रमण किसने किया? बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने। ये 190 ईस्वी पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के काफ़ी बड़े भाग पर इसने अधिकार कर लिया। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? शाकल को। और शाकल को इसने राजधानी बनाया और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। अब हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन हुआ? मिनांडर। इसकी राजधानी जो शाकल थी, जिसका इस समय नाम क्या है? सियालकोट। वो शिक्षा का केंद्र बन गया था और मिनांडर ने बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? नागसेन ने। और मिनांडर और नागसेन के मध्य जो प्रश्न और उत्तर देने का क्रम था उसे एक बुक में नोट किया गया है। उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी हिंद यूनानी शासकों को जाता है। ठीक है। अब यूनान की एक कला है, निर्माण कला, इसको कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। इससे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान के शासकों ने इसको चलाया भारत में। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है गांधार कला। ये कहाँ पर है? पश्चिमोत्तर प्रांत भारत का उस समय था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इस समय का एरिया है वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत उसको बोलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। और एक ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट के मेरे एग्जाम में आया हुआ था। पर्दे का प्रचलन, इसका विकास किसमें हुआ? नाट्य कला में। जो नाटक में आप लोग जानते होंगे पर्दा गिरता है, उसका विकास हिंद यूनानी शासकों में ही हुआ था और इसका नाम क्या था? यवनिका। ये आपको कभी हिंदी के भी एग्जाम्स में मिल सकता है कि यवनिका का क्या मतलब है। यवनिका का मतलब होता है पर्दा। तो पर्दा किसकी देन है? यूनानी शासकों की देन है। अब नेक्स्ट चलते हैं शक। ये यूनानियों के जस्ट बाद शक आए थे भारत में। शक राज्य की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी जो थी वो भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में डिवाइडेड थी। पहली शाखा कहाँ थी? अफगानिस्तान में। दूसरी शाखा थी पंजाब में, इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। तीसरी शाखा कहाँ थी? मथुरा में। चौथी शाखा थी पश्चिमी भारत और 5वीं शाखा ये जो दक्कन का ऊपरी भाग है वहाँ पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। प्रथम शक राजा कौन था? मो था। प्रथम शक राजा मो था। शक जो थे ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। अब शकों को 58 ईस्वी पूर्व में एक स्थानीय राजा ने हरा दिया और उन्हें बाहर खदेड़ दिया। उसके बाद उसने उपाधि ली विक्रमादित्य की।
और इसी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में एक नया संवत जारी किया गया। क्या नाम था उसका? विक्रम संवत। ठीक है। और ये जो विक्रमादित्य की उपाधि थी, उसके बाद ये इसी के बाद से ये विक्रमादित्य उपाधि काफ़ी फेमस हो गई। जो विक्रमादित्य उपाधि को धारण करने वाले सबसे पॉपुलर राजा, सबसे विख्यात राजा कौन हुए? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। इसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था मौर्यों ने। कहाँ पर है सुदर्शन झील? सुदर्शन झील है गुजरात के काठियावाड़ में। रुद्रदामन जो सबसे प्रतापी शासक था शकों का, ये संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जो मिला है, गिरनार अभिलेख, उसे जारी किया था। और इसके पहले के जितने भी अभिलेख थे वो सब प्राकृत भाषा में थे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद कौन आए? पार्थियाई या पहलव। तो पश्चिमोत्तर भारत में जब शक यहाँ से खदेड़ लिए गए, उसके बाद पार्थियाई लोगों का आगमन हुआ, इनका आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन था? गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस जो थे, सेंट टॉमस, वो ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत में आए थे। अब इनका पार्थियाई लोगों का मूल स्थान क्या था? ईरान था। अब पल्लव के बाद कौन आए? कुषाण आए। कुषाण, इनको यूची और तोखरी भी कहा जाता है। तो ये जो यूची और तोखरी हैं, ये अलग अलग कबीले थे। और इन कबीलों में से जो यूची नामक कबीला था, ये कबीला 5 अलग अलग कुलों में बट गया। और इन्हीं 5 कुलों में से एक कुल था कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। ठीक है। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजा कनिष्क। इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। कनिष्क, इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर जो है, अब इस समय पाकिस्तान में है। और इनकी दूसरी राजधानी, सेकंड कैपिटल कहाँ थी? मथुरा में थी। अब जो राजा कनिष्क है, कनिष्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कनिष्क जब 78 या 78 ईस्वी में जब ये राजगद्दी पर बैठा, तो उसने उस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। और शक संवत क्या है? भारत सरकार द्वारा जो संवत प्रयोग में लाया जाता है वो शक संवत ही है। कब लाया गया था? 78 ईस्वी में। अब नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीत की थी, वो भी कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर? कुंडल वन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ये मैं जो संगीतकियाँ हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। कनिष्क भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। कनिष्क महायान संप्रदाय से संबंधित था। अब कनिष्क को एक चीन का जनरल था पेन चौवा, इसने कनिष्क को हरा दिया था। अब जो आरंभिक कुषाण शासक थे, उन्होंने सर्वाधिक सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं जारी की। और ये इतनी उत्कृष्ट थी कि इनकी क्वालिटी जो है वो गुप्त संप्रदाय में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं से भी ज़्यादा उत्कृष्ट मानी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों ने ही उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया। आपने चरक संहिता का नाम सुना होगा। चरक कौन थे? चरक थे कनिष्क के राजवैद्य। इन्हीं की रचना है चरक संहिता। ये आयुर्वेद पर आधारित है। अब महाविभा सूत्र, ये बौद्ध धर्म का इसे विश्वकोश कहा जाता है। इसकी रचना किसने की थी? वसुमित्र। वसुमित्र कौन है? वसुमित्र हैं जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीतकी की अध्यक्षता की थी। तो महाविभा सूत्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और एक अश्वघोष जो थे, ये कनिष्क के राजकवि थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, जिसे बौद्धों का रामायण ग्रंथ कहा जाता है। कनिष्क के दरबार की और विभूतियां वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष, ये कनिष्क के दरबार की विभूतियां थीं। अब कनिष्क के शासनकाल में जो नागार्जुन थे, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है माध्यमिक सूत्र। इस बुक में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत मतलब जो आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। अब कुषाण वंश का जो सबसे अंतिम शासक था, उसका नाम था वासुदेव। और नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाण राजा जो थे वो अपने आप को देवपुत्र का टाइटल देते थे। ये इन्होंने किससे लिया था? ये इन्होंने लिया था चीनियों से, चाइनीज लोगों से।
टाइटल मतलब उपाधि। अब ये जो गांधार और मथुरा शैली है, इसका जो विकास हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और गांधार कला जो है ये तक्षशिला से संबंधित है। अब मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन जो मूर्तियां हैं उनका संग्रह काफ़ी अधिक मात्रा में है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आजकल आप लोग सिल्क रूट देखते हैं चाइना का, उसकी जो शुरुआत थी वो कनिष्क ने शुरू किया था, रेशम मार्ग। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण ही थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का कड़ा प्रबंध होता था। रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले जो आविष्कार था वो हुआ तो चीन में था, और कुषाण काल में वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। इसी काल में भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है संगम युग। अब संगम युग के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि संगम युग की अधिकतर चीज़ें हमें दक्षिण भारत के राजवंशों में मिलेंगी। वो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। इसमें हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। इसमें है ऐतिहासिक युग में जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री मिलती है साउथ इंडिया की, मतलब साउथ इंडिया का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से मिलता है उस साहित्य का नाम है संगम साहित्य। अब हमारी पुरानी प्राचीन परंपराओं के अनुसार पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे, और इनमें जो साहित्य जो संकलित हुआ था उसी साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के इतिहास का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। तो ये जो 3 संगम हुए थे, इनमें क्या क्या चीजें थी? अच्छा, संगम शब्द का अर्थ क्या है? संगम शब्द का अर्थ है एक परिषद या गोष्ठी जिसमें तमिल कवि और विद्वान इकट्ठे होते थे। प्रत्येक कवि या लेखक जो है वो अपनी रचनाओं को एक संगम कह सकते हैं, एक कमेटी उसके समक्ष प्रस्तुत करता था, और इसकी स्वीकृति जब प्राप्त हो जाती थी, सब लोग मिलके वोटिंग होती होगी, तो उसकी जब स्वीकृति मिल जाती थी तभी किसी रचना का, जो रचनाएं होती थी उनका प्रकाशन करना संभव हो पाता था। तो ये तो है संगम। अब पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुए थे। कौन कौन से? पहला जो था वो 4440 वर्ष पूर्व, ये कहाँ हुआ था? मदुरा में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य थे। सेकंड जो था वो 3700 वर्ष पूर्व, ये कहाँ पर? कपाटपुरम में, और इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ने की थी। तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व, ये भी कहाँ? मदुरा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। अब संगम नाम का सबसे पहले उदय कब हुआ था? संगम नाम है, ये कवियों और विद्वानों की जो परिषद होती थी उसका नाम संगम। इसका प्रयोग सबसे पहले 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो शैव संत थे नायनार, का नाम था तिरुनाबुक्कु रशु अप्पार, इन्होंने प्रारंभ किया था इसका नाम। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तिरुवल्लुवर कृत कुराल है, ये तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि संगम साहित्य ये कौन सी भाषा में था? ये संस्कृत भाषा का था। और एक और पॉइंट है, राम कथा के अनेकों तमिल संस्करण हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है कम्बन द्वारा रचित इरामावतारम। अब संगम साहित्य के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जैसे संगम साहित्य में जो काव्य होते थे उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्य का मूल विषय था प्रेम प्रसंग, और पुरम काव्यों का विषय जो है वो है युद्ध। और संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य, ये कौन कौन से थे? चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में थे चोल, दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण पश्चिम केरल के साइड, यहाँ पे चेर, और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। इसमें सबसे शक्तिशाली राज्य था चोलों का, और इनका राज्य कहाँ से था? कहाँ तक? पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच था। इस चोल का सबसे प्रसिद्ध राजा, प्रतापी राजा करिकाल था। संगम काल में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि संगम काल में जो खाद्यान्न सबसे इम्पॉर्टेंट था, मुख्य खाद्यान्न था, वो चावल था, और इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक एक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। सांभर तो आप सब जानते होंगे। संगम काल में ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मिस्र का एक नाविक था, उसका नाम था हिप्पोलस। उसने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में उसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, राजधानी कौशाम्बी। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच।
गुप्त वंश का सबसे प्रथम और सबसे महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब गुप्त संवत की जो शुरुआत की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। यह 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसने अनेक युद्ध किए और उनमें विजय प्राप्त की और इन्हीं विजयों के कारण उसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। और ये कविराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसी से अंदाजा लगाया गया है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन, और हरिशेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखा था। इसमें जो समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो सबसे प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, वो भारत आया था और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। इनका चंद्रगुप्त द्वितीय का एक राजकवि था, उसका नाम था शाब, और इनके शासनकाल में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। अब हम चलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्न थे। अब ये 9 रत्न कौन कौन से थे? इसमें महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, शपड़क ये नाम है। ये कौन थे? फलित ज्योतिष के विद्वान थे। फिर अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराह मिहिर, वररुचि। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमार गुप्त, या इसका नाम गोविंद गुप्त था। कुमार गुप्त जो था इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। अब सुदर्शन झील बनवाया किसने था? इसका पुनरुद्धार किसने करवाया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप पिछला वीडियो जरूर से जरूर देखें। अब स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। अब इसमें अंतिम गुप्त शासक कौन था? गुप्त का विष्णुगुप्त था। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। पहला विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर है? तिगवा नामक स्थान पर, ये जबलपुर MP में है। ठीक है। नेक्स्ट है शिव मंदिर, ये भूमरा नागौदा, ये भी MP में है। तीसरा पार्वती मंदिर, ये कहाँ है? नयना कुठार MP में है। फिर दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में, ये बेतवा नदी के किनारे है। फिर शिव मंदिर, ये खोह नागौर जिला, ये भी MP में है। फिर ये इंपॉर्टेंट है भीतरगांव मंदिर या और लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ है? भीतरगांव, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। जो उत्तर प्रदेश की चीज़ें आ रही हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यूपी के एग्जाम्स के लिए, और ये मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये UPSC के भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुप्त राजाओं ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। गुप्त जो साम्राज्य था, तो वे सम्राट लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म को ही इन्होंने अपना राजधर्म बनाया था, और भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ ये गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष मिला है देवगढ़ ललितपुर जिले में, यूपी में। ये दशावतार मंदिर, ये बेतवा नदी के किनारे है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अजंता की में टोटल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से केवल 6 ही शेष बची हैं। अब इसमें 16वीं और 17वीं जो गुफाएं हैं वे गुप्तकालीन गुफाएं हैं, और जो अजंता की गुफाएं हैं वे बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा महायान शाखा से संबंधित है। अब बौद्ध धर्म के बारे में भी मैंने जो इस सीरीज का 2nd वीडियो है उसमें बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है?
उस समय साहित्य में भी चरम सीमा पर था। जैसे जो आपने सुना होगा पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास थे, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम और सूर्य सिद्धांत बनाया, जिसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी गुप्त काल से संबंधित है। वराह मिहिर, ये भी गुप्त काल के ही हैं। वृहत संहिता, पंच सिद्धांत, वृहत जाक और लघु जातक इनकी रचनाएं हैं। पलकाण्व ये थे, इन्होंने हस्त्यायुर्वेद लिखा है, ये पशु चिकित्सा से संबंधित है। पुराणों की जो आधुनिक रूप में रचना हुई है, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति और बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में हुई। और गुप्त काल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, राजकीय भाषा थी, वो थी संस्कृत। गुप्त काल में ही चांदी के सिक्के चलाए गए, उनका नाम था रुप्यका। तो आपने देखा कि भारतीय इतिहास का इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। यह गुप्त काल से ही मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ। गुप्त काल में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है विंध्य शक्ति को। ये लगभग 255 ईस्वी की घटना है। इसका उत्तराधिकारी हुआ प्रवर सेन प्रथम। इसने सम्राट की उपाधि धारण की। अब प्रवर सेन के बाद वाकाटक वंश दो भागों में बंट गया। दो भाग कौन कौन से थे? पहला प्रधान शाखा, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। दूसरी है बासीम शाखा। बासीम शाखा में हरिशेन इसका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और अंतिम ज्ञात शासक भी है। फिर प्रवर सेन द्वितीय ये वाकाटक वंश का राजा था और इसने मराठी प्राकृत काव्य जो है सेतुबंध उसकी रचना की तथा हरि विजय नामक एक प्राकृत काव्य ग्रंथ भी लिखा। अब संस्कृत की वैदर्भी शैली का विकास भी वाकाटक नरेशों के दरबार में ही हुआ। अब कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राजकवि थे कालिदास, वो कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था उन्होंने, और वहीं पर उन्होंने जो प्रवर सेन द्वितीय का सेतुबंध था उसका संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत उसकी रचना की। तो मेघदूत किस शैली में है? वैदर्भी शैली में है। अब नेक्स्ट चलते हैं पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश की तरफ। अब गुप्त साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसके पतन के बाद कई सारे नए नए राजवंशों का उदय हो गया। उनमें कई थे मैत्रक, मौखरी और पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़, ये प्रमुख थे। इन्हीं राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे लंबे समय तक और सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, और इसने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाई थी। अब प्रभाकर वर्धन ये पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और इसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब एक और पॉइंट है कि गौड़ नरेश शशांक ये भी एक राजा था। ये प्रभाकर वर्धन के सन इन लॉ, मतलब दामाद कह सकते हैं, उसका मित्र था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अब शशांक की बात क्यों आई? क्योंकि शशांक का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हर्षवर्धन के साथ में। हर्षवर्धन 616 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और उसने शिलादित्य की उपाधि धारण की और परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। अब हर्षवर्धन ने शशांक को हरा दिया बाद में और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लिया। तो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। अब चीनी यात्री ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और पुलकेशिन द्वितीय इसने हर्षवर्धन को हरा दिया था नर्मदा नदी के तट पर। अब बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भरचू। हर्ष ने स्वयं भी कुछ रचनाएं की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये 3 संस्कृत नाटक हैं, इनकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। अब हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन ना तो हर्षवर्धन एक कट्टर हिंदू ही था और ना ही सारे देश का शासक था वो। अब हर्षचरित जो बुक लिखी है बाणभट्ट ने, इस बुक में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख किया गया है। तुला यंत्र क्या है? वाटर पंप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ये कौन कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे पहला वंश इसमें हम देखेंगे पल्लव वंश। इसका संस्थापक था सिंह विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची में, कांचीपुरम तमिलनाडु जो है। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, इसको बनवाया किसने था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। ये टोटल 7 मंदिर हैं और इनमें सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी रथ। इन मंदिरों में एक खास बात है कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं मिला है। अब नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातपी, कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की थी। इसी के शासनकाल में वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी। अब भारत में जब अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था तो उस समय पल्लवों का राजा कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। इसने राजा सिंह और आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी। इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ शैली के मंदिर निर्माण की कला शुरू हुई थी और इसने महाबलीपुरम में शोर मंदिर भी बनवाया था। अब कांची के कैलाशनाथ मंदिर में जिसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। यहाँ पर पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद की तस्वीरें लगी हुई हैं। अब दश कुमार चरित, इसके लेखक थे दंडी। ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी थे। और कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वंश है चोल। चोल साम्राज्य की इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसकी स्थापना विजयालय ने की थी। 850 से 87 ईस्वी तक इसका शासन था। चोलों ने अपनी राजधानी तंजाय, जिसका नाम अब तंजौर है, ये तमिलनाडु में है, इसको बनाया था। चोल का राज प्रथम, इसने श्रीलंका पर अटैक किया था। ये राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और इसने राजेश्वर शिव मंदिर जो तंजौर में है उसका निर्माण करवाया था। अब सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार इसमें राजेंद्र प्रथम ने किया और इसने चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया था। चोलों की एक विशेषता है कि स्थानीय स्वशासन इन्होंने स्टार्ट किया और कलंजू नामक सोने के सिक्के चलवाए। चोल की कांस्य प्रतिमाएं जो हैं वो संसार की सर्वोत्तम कांस्य प्रतिमाएं हैं। अब नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतेदुर्ग 752 ईस्वी में। इसकी राजधानी मनकिर या मानेखेट थी। अब एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राजा कृष्ण प्रथम ने। अब एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में टोटल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 तक बुद्धों से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदुओं से संबंधित है, हिंदू धर्म से, और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट चलते हैं चालुक्य वंश। अब चालुक्य में 3 अलग अलग वंश थे। पहला कल्याणी, इसका संस्थापक तैलप द्वितीय था, इसकी राजधानी मानेखेट में थी। दूसरा वातापी चालुक्य, इसका संस्थापक जय सिंह और राजधानी वातापी में थी। सर्वाधिक प्रतापी राजा वातापी चालुक्य का था राजा पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और इसने दक्षिणा पथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। और पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंश का एक शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी के लगभग में परास्त कर लिया था और जो इसकी राजधानी थी पुलकेशिन द्वितीय की बादामी, इस पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। अब एहोल अभिलेख जो है, एहोल अभिलेख का संबंध इसको बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने और एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। फिर तीसरा चालुक्य वंश था बेंगी चालुक्य। इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और इसकी राजधानी बेंगी में थी जो आंध्र प्रदेश में है। अब अन्य कई वंश हैं, यादव वंश, होयसल वंश, कदम्ब वंश, गंग वंश और काकतीय वंश। और मैंने ये चोल, पांड्य, इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। तो अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये रिविजन के वीडियो में बहुत गहराई से उनके अंदर की बातें बताना संभव है नहीं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सीमावर्ती राजवंश की तरफ। इसमें सबसे पहला देखेंगे पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, इसकी राजधानी थी मुंगेर में और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का एक सबसे महान शासक हुआ धर्मपाल, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। अब नेक्स्ट है सेन वंश। सेन वंश इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी, इसकी राजधानी थी नदिया, जिसको लखनौती कहा जाता है। लक्ष्मण सेन इसका एक राजा था, इसकी सभा में गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव थे वो रहते थे। सेन वंश ऐसा प्रथम राजवंश था जिसके अभिलेख हिंदी भाषा में लिखे हुए पाए गए। लक्ष्मण सेन ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। फिर नेक्स्ट है कश्मीर के राजवंश।
अब कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश का कालक्रम है। सबसे पहले कारकोट वंश, फिर उत्पल वंश, फिर लोहार वंश। अब कश्मीर का मार्तंड मंदिर मंदिर ये बनवाया किसने था? ललितादित्य मुक्तापीड ने। ये कारकोट वंश से संबंधित थे। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। और अब जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट है कामरूप का वर्मन वंश। ये 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक नगर में थी। अब कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राजपूत राजवंशों के बारे में। इसमें सबसे पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका संस्थापक था मालवा नरेश नागभट्ट प्रथम। इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था मिहिर भोज। इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। और अंतिम राजा जो था इसका वो था यशपाल 1036 ईस्वी। अब दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अनंगपाल। ये 11वीं सदी में की गई थी। अब नेक्स्ट है गढ़वाल या राठौर वंश। यह कौन है? ये है जयचंद, जिसका अंतिम शासक था, जिनका संबंध पृथ्वीराज चौहान से है। वो वंश है गढ़वाल राठौर वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव ने। इसकी राजधानी थी वाराणसी। इसी में पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता का अपहरण कर लिया था, जो जयचंद की पुत्री थी। और जयचंद इसका अंतिम शासक था, जिसे 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने मार दिया था। अब नेक्स्ट है चाहमान या चौहान वंश। इसके संस्थापक थे वासुदेव। इनकी प्रारंभिक राजधानी थी अहिच्छत्र, जिसे बाद में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। किसने किया था? अजय राज द्वितीय ने। अब जो हम लोग जानते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई किसने? हम लोग पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। लेकिन ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, ये पहले एक विद्यालय था, जिसे बनवाया किसने था? चाहमान वंश के राजा विग्रहराज द्वितीय ने, विग्रहराज चतुर्थ ने। अब पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसके राज कवि थे चंद्रवरदायी। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। अब रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, ये किसके बीच में था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में। इसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुआ और मोहम्मद गौरी हार गया। इसमें गलती क्या की थी पृथ्वीराज तृतीय ने कि मोहम्मद गौरी को वैसे ही क्षमा करके छोड़ दिया था। इसका बदला लिया मोहम्मद गौरी ने बाद में 1192 में। उसने क्या किया? पृथ्वीराज तृतीय के साथ 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध किया और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई और इसे पृथ्वीराज तृतीय को मार दिया। ऐसा इतिहास की किताबों में उल्लेख मिलता है। अब चाहमान या चौहान वंश के बाद नेक्स्ट है परमार वंश। इसका संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। इसकी राजधानी थी धारा नगरी। इसका परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था राजा भोज। इसने भोजपुर झील का निर्माण कराया, जो भोपाल में है। इसने कविराज की उपाधि धारण की थी और सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया और एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण भी करवाया था। अब परमार वंश के बाद तोमर वंश का और उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया फाइनली। अब नेक्स्ट है चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक 831 ईस्वी। इसकी राजधानी थी खजुराहो में और प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा में थी। इसका सबसे प्रतापी और स्वतंत्र राजा था यशोवर्मन। एक अन्य राजा धंगदेव, इन्होंने जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और कंदरिया महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाया। अब आल्हा उदल का आपने नाम सुना होगा। ये परमर्दी देव के राज दरबार में रहते थे। ये पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। फिर विद्याधर ने महमूद गजनी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। अब चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमर्दी देव। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब नेक्स्ट है सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। इसका संस्थापक था मूलराज प्रथम और इनकी राजधानी अनहिलवाड़ में थी। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। इसमें भीम प्रथम राजा, इसके शासनकाल में सोमनाथ पर गजनी महमूद गजनी का आक्रमण हुआ। फिर भीम प्रथम के सामंत विमल ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आबू पर्वत पर स्थित है। फिर मोढेरा के सूर्य मंदिर, इनका निर्माण सोलंकी शासनकाल में ही हुआ था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था।
अब नेक्स्ट है कलचुरी चेदी राजवंश। इसके संस्थापक कौन थे? कोक्कल। और इनकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी में। अब गांगेय देव एक राजा थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के दोबारा से शुरू किए। नेक्स्ट है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासकों ने स्वयं को सूर्यवंशी कहा और इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। इनकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ में। और इसी से संबंधित थे राणा कुंभा, इन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की। फिर नेक्स्ट है इसी में खतौली का युद्ध जो 1518 ईस्वी में हुआ था, ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। सो हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा मैंने बताया, इस वीडियो को एक बार ही ना देखें, इसे 2 से 3 बार अवश्य देखें और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आगे आते ही रहें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।